हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए, आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो चलिए, बिना टाइम को गंवाए जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको देखने के बाद आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, जिसके लिए कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वो आपके लिए इजी होगा। आई नो 15 को डीएवी टीजीटी का इंग्लिश का सबका एग्ज़ाम है, सो आई होप कि ये लास्ट मिनट रिवीजन आपका बहुत हेल्प आएगा। तो चलिए, बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। The history of English literature spans over 1,000 years, beginning with Old English works like Beowulf and the Anglo-Saxon Chronicle. Okay, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ओल्ड इंग्लिश का मतलब ही होता है एंग्लो सैक्सन एज। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, ओके, बोथ आर सेम। एंड बेओल्फ जो है, बेओल्फ मतलब ही हो जाएगा कि ओल्ड इंग्लिश एज से, ठीक है। और ओल्ड इंग्लिश में मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो राइटर्स मेन हैं, दैट इज़ कैडमन एंड साइनोल्फ। एंड और मैक्सिमम जो राइटर्स थे या ऑथर्स या जो भी बोलिए वो एनोनिमस थे, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ओनली बेओल्फ को छोड़ के, ठीक है ना। तो चलिए, उसके बाद आता है द मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड मतलब ही चौसा, दिमाग में रख लीजिए, मिडिल इंग्लिश पीरियड मतलब ही चौसर। द इमर्जेंस ऑफ जेफरी चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स उनका फेमस वर्क है, ये आपको याद रखना है कि कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है, दैट इज़ जेफरी चौसर, ओके। और वो कौन से पीरियड में लिखा है, तो दैट इज़ मिडिल इंग्लिश पीरियड, ओके। एंड द वर्क्स ऑफ थॉमस मैलरी, ये सब किस में आया, मिडिल इंग्लिश पीरियड। देन आफ्टर दैट द रेनेसां ब्रॉट अबाउट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉन मिल्टन। उसके बाद रेनेसां का एज आता है, जिसमें कि 3 बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर्स रहते हैं, दैट इज़ विलियम शेक्सपियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉन मिल्टन, ओके। उसके बाद 18th सेंचुरी में क्या होता है, नॉवलिस्ट, नॉवल का मतलब दुनिया आने लगता है धीरे धीरे। और नॉवलिस्ट, फेमस नॉवलिस्ट जो है वो हमें दिखने के लिए मिलने लगते हैं, दैट इज़ डैनियल डेफो, सैमुअल रिचर्डसन एंड हेनरी फिल्डिंग। उसके बाद रोमांटिक एरा आता है, रोमांटिक माहौल जो है रोमांटिक कर देता है। रोमांटिक पोएट मतलब ही कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक पोएट मतलब ही कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको दिमाग में जो है बैठा लीजिए अच्छे से। सैमुअल टैलर, कॉलरिज एंड जॉन केट्स, ये सब रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पीरियड आता है वो है विक्टोरियन पीरियड। प्रोड्यूस्ड renowned novelists such as चार्ल्स डिकेंस, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। ये लोग तीनों जो है बहुत फेमस नावलिस्ट है, कौन से पीरियड के, तो विक्टोरियन पीरियड, ओके। इन द 20th सेंचुरी, अब मॉडर्निज्म में बहुत सारे जो है राइटर्स इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, टी.एस. एलियट एंड लेटर पोस्ट मॉडर्निस्ट्स में भी इम्पॉर्टेंट है कुछ, दैट इज़ सलमान रुश्दी, मार्गरेट अटवुड, ठीक है। टुडे इंग्लिश लिटरेचर कंटिन्यूज टू इवॉल्व विथ डाइवर्स वॉइसेस एंड जर्म्स, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं और क्विक मैं बताऊंगी ताकि आपका रिवीजन एकदम क्विक हो जाए। इसके बाद अगर आपको कुछ लगे कि भाई इसमें भी ये भी इंक्लूड करना है या ये इस चीज़ का वीडियो बनाना है, तो जल्दी से मुझे करिए ताकि मैं कल उसको जल्दी से आपको मतलब दे सकूँ, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर मतलब ही बेओल्फ, ठीक है। तो इसका पीरियड कब से है, 450 से 1100 तक के बीच में। एंड एपिक पोएम, यू शुड नो बेओल्फ इज़ एन एपिक पोएम, often considered the oldest surviving work of English literature, telling the tale of a hero who battles monsters and dragons, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो एक्चुअली बेओल्फ ही नाम का जो आदमी है वो जो है
क्या है, उसमें जो हीरो है वो मॉन्स्टर्स से लड़ाई करता है एंड इसी के बारे में कहानी है एक छोटी सी जो कि एक एपिक पोएम है। इट इज़ नॉट अ कहानी, इट इज़ अ पोएम। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ये भी एक टाइप का ये है, अ कलेक्शन ऑफ एनल्स क्रॉनिकलिंग द हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। ठीक है, क्रॉनिकल मतलब ही एक होता है कि एक कलेक्शन रहता है। ठीक है, वो कलेक्शन किस चीज़ का, एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो भी कलेक्शंस है वो सारे उसमें इंक्लूड किया हुआ है, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। तो दो हमको पता चल गया ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। चलिए, वक्त बिल्कुल मुझे वेस्ट करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेट, हाँ, मिडल इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज़ 1100 से 1500, जेफरी चॉसर, कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यू शुड नो, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर पूछे तो जेफरी चॉसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड चॉसर रोट द कैंटरबरी टेल्स। अब कैंटरबरी टेल्स क्या, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स जर्निंग टू कैंटरबरी कैथेड्रल। ये एक कलेक्शन है स्टोरीज़ का जो कि पिलग्रिम्स जो है वो बोल रहे हैं, कब, जब वो लोग जर्नी कर रहे हैं, कहाँ, कैंटरबरी कैथेड्रल के थ्रू। जब रास्ते में वो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन दे आर टेलिंग सम स्टोरीज़, तो उस स्टोरीज़ के बारे में वो एक कलेक्शन है एंड दैट ऑल टुगेदर उसका नाम दिया गया है द कैंटरबरी टेल्स। और इसको किसने लिखा है, जेफरी चॉसर ने। ठीक है, उसके बाद सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट, ये भी एक पोएम है। ये अ chivalric रोमांस पोएम फ्रॉम द लेट 14th century नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड पोएटिक स्ट्रक्चर। ओके, ये भी एक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेनेसा लिटरेचर। नाउ रेनेसा एज में क्या, 1500 से 1660, विलियम शेक्सपियर। Renaissance, William Shakespeare, the most famous playwright in English literature, known for his tragedies, comedies and historical plays. You should know कि विलियम शेक्सपियर जो है वो फेमस प्लेराइट है इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि ट्रेजेडीज़ लिखते थे, कॉमेडीज़ भी और हिस्टोरिकल प्लेस भी। और उनका इंक्लूडिंग, मतलब उनके वर्क्स को कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी उनका वर्क्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट और भी बहुत सारे हैं। बट क्रिस्टोफर मार्लो एंड इन्फ्लुएंशियल, और एक है, कौन है, क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, एन इन्फ्लुएंशियल प्ले राइट एंड पोएट नोन फॉर वर्क्स लाइक डॉक्टर फॉस्टस एंड टेम्बरलैन। ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस भी आप लोग को याद ही होगा कि आप लोग ने पढ़ा होगा। डॉक्टर फॉस्टस एंड टेम्बरलैन, ये किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो ने। ठीक है, ये रेनेसा एज में आते हैं, दैट इज़ विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th century और 18th century literature, that is John Milton, author of the epic poem Paradise Lost। मिल्टन मतलब ही पैराडाइज लॉस्ट, जैसे ओल्ड इंग्लिश मतलब ही बेल्फ, तो वैसे ही मिल्टन मतलब ही पैराडाइज लॉस्ट। वो उनका फेमस एपिक पोएम है वो, which explores the fall of man and Satan's rebellion against God, जिसमें कि बताया गया है कि जो इंसान है उसका फॉल कैसे हो रहा है, और जो सैटन है उसका जो रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, उसका जो गॉड के अगेंस्ट जो रिबेलियन है, वो सब वहाँ पे बताया गया। अच्छा, अब इसमें जो है मेटाफिज़िकल पोएट्स भी है। मेटाफिज़िकल पोएट्स मतलब जो अपने इमेजिनेशंस के थ्रू एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। तो वो राइटर्स कौन कौन है, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रिया मार्वो, नोन फॉर देयर इंटेलेक्चुअल एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लोग मेटाफिज़िकल पोएट्स एक्चुअली, जैसे टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस आपको याद होगा, तो ये सब जो पोएम है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन इसमें इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और थोड़ा डेप्थ में रहता है मीनिंग। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज़
17th सेंचुरी, इट इज़ 18th सेंचुरी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 18th सेंचुरी लिटरेचर, दैट इज़ द राइज ऑफ द नॉवल। नॉवल का शुरुआत कहाँ से होता है? 18th सेंचुरी। डैनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डिफो Robinson Crusoe, Samuel Richardson's Pamela and Henry Fielding's Tom Jones are notable examples। ठीक है, अगर आपको बोलेगा 18th सेंचुरी के कुछ लिटरेचर्स या कुछ नॉवेल्स के नाम बताइए तो दैट इज़ रॉबिन्सन क्रूसो ऑफ डैनियल डिफो, पामेला ऑफ रिचर्डसन एंड टॉम जोन्स ऑफ फील्डिंग। द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, इसको कहा जाता है द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। philosophical works by writers like Jonathan Swift, Gulliver's Travel आपको याद होगा, and Alexander Pope, an essay of on man। ये सब किस में आता है? 18th सेंचुरी लिटरेचर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रोमांटिक लिटरेचर या रोमांटिक एज, दैट इज़ फ्रॉम 1780 से 1830। विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक मतलब ही विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम ब्लैक, key figures of the romantic movement known for their emphasis on emotion, nature and individualism। Remember, romantic poets का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलरली रोमांटिसिज्म को लेकर ही लिखें। एक्चुअली उस रोमांटिक पोएट्स में या पोएम्स में क्या है कि इमोशन रहता है, नेचर के बारे में अगर बोला रहता है, इंडिविजुअलिज्म के बारे में बोला रहता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो उसको इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया जाता है और किया है, मतलब किया नॉट जाता है, किया है इस इन राइटर्स ने, तो उसी को बोलते हैं रोमांटिक पोएम। Jane Austen, renowned for her poems such as Pride and Prejudice, Austen का Pride and Prejudice आपको याद होगा, and Emma, which offer keen insights into social norms and relationships। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, Victorian literature 1837 से 1901। चार्ल्स डिकेंस जो है विक्टोरियन लिटरेचर में आते हैं। अ प्रोलिफिक नॉवेलिस्ट whose works include Oliver Twist, David Copperfield and Great Expectations। तो चार्ल्स डिकेंस का 3 वर्क्स हम लोग को पता चला, दैट इज़ ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। हाँ, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स का Charlotte, Emily and Anne Bronte wrote novels like Jane Eyre, Wuthering Heights and The Tenant of Whitehall Hall। तो ब्रॉन्टे सिस्टर्स का क्या नाम था? चार्लोटे ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एने ब्रॉन्टे। ठीक है, इन तीनों ने मिलके बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें से है जैन एरे, वुदरिंग हाइट्स, द टेनेंट ऑफ द व्हाइटहॉल हॉल। वुदरिंग हाइट्स तो जानने वाली बात है, बिकॉज ये बहुत बार आप लोग के दिमाग में भी आया होगा। तो वुदरिंग हाइट्स मतलब ही ब्रॉन्टे सिस्टर्स, ओके, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिस्पेक्टिवली वुदरिंग हाइट्स लिखा है एमिली ने, ठीक है। जेन एरे ने लिखा, को किसने लिखा है? चार्लोटे ने। एंड इसको लास्ट वन इज रिटन बाय एने ब्रॉन्टे, ओके। जॉर्ज एलियट, द पेन नेम ऑफ मैरी एन इवांस, known for novels such as Middlemarch and The Meal on the Floss। okay, चलिए नेक्स्ट, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर 1945 से प्रेजेंट अभी तक ये लोग हैं। दैट इज सलमान रुश्दी, known for novels like Midnight's Children and The Satanic Verses, blending history, myth and magical realism। Margaret Atwood का author of dystopian works such as The Handmaid's Tale and Craig, Oryx and Craig, exploring themes of power and operations। ठीक है ना, तो ये कुछ वर्क्स हैं, इनके नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हाँ, तो इसके लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और आगे मैं आपको जल्द ही फिगर ऑफ स्पीच का कुछ मतलब एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आपका एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन हो जाए।
और मैं क्या दे सकती हूँ, देखिए सिनोनिम में एंटोनिम्स आएगा तो वो आपको खुद से समझ के करना है। अच्छा, और इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच करवा सकते हैं। हाँ, वो मैं आपको कोशिश करती हूँ कल तक एज अर्ली एज पॉसिबल मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड लक एंड टाटा, बाय बाय, एंड please like, share and subscribe my channel. I hope you like this video, and if you want something new, then please comment in the comment section. Okay, chalo, tata, bye bye, good night.